बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जल्दी से शुरू करते हैं अपना आखिरी वीक्स वाला चैप्टर, जिसमें हम बेसिकली 9th वीक से लेकर 38th वीक तक तमाम इवेंट्स जो हैं जनरल डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आप फीटल के यानी जो आपका एम्ब्रियो है उसके स्टेटस को असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए इनको भी हम देख लेंगे। लेकिन उससे पहले इसको पूरा करते हैं। ये जो निमोनिक्स, इसमें ये जो निमोनिक है ये भी MPS बाई का बनाया हुआ है। बेसिकली सब इस पूरे चैप्टर में कोई आपसे कोई डिटेल्स नहीं पूछेगा। जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है वो कहता है व्हाट आर दी मेजर इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम लेट्स से 9th to 12th वीक या 13th to 16th वीक या फिर 9th to 16th वीक। वो यहाँ से पूछें तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, तो ये बस ध्यान में रखना। अच्छा, निमोनिक क्या है? निमोनिक है पिल्लू बॉयल वी टब क्यों स्यू बॉब पी बैट। ठीक है, ये क्या है बेसिकली निमोनिक? ठीक है, अब मुझे तो लाइक MBS भाई ने ये सारे इवेंट्स जमा किए थे और वी कैन मेक अ बेटर निमोनिक ऑफ कोर्स, और वी शुड प्रॉब्ली डू दैट। तो आई विल बी जस्ट बैक आफ्टर मेकिंग अ बेटर निमोनिक। तो आई ट्राई टू जस्ट मेक इट अ बिट मोर इजली मेमोरेबल, और द थिंग आई हैव कम अप विद इज पिल्लू एक लड़का है, एक लड़के का नाम QV है और एक का नाम बॉब है। ठीक है, पिल्लू बॉयल कर रहा है टब को, पानी का टब है उसको पिल्लू बॉयल कर रहा है। ठीक है, QV जो लड़का है वो सी रहा है कपड़े, तो QV सीयू। ठीक है, सीना होता है ना, उसको सीयू कहते हैं, और पता नहीं सेविंग उससे। QV जो है वो सी रहा है, पिल्लू जो है टब उबाल रहा है, और बॉब के पास बैट है। बस बॉब का और कोई काम नहीं है, बॉब के पास बैट है। ठीक है, अब क्या है आपको, ये तो आपको निमोनिक एज इट इज़ याद करना पड़ेगा फॉर लाइक रटा मारने के लिए इवेंट्स का। ठीक है, और क्योंकि इसका कोई और तरीका है नहीं है, वो हम इसी तरह याद करेंगे। उसके बाद अब क्या है कि अब आपने इनके साथ लगाने वीक्स, तो याद रखना हमारा वीक कहाँ से, ये 9th वीक 10th बर्थ है ना। तो सबसे पहले जो आपका पहलू है ना वो 9 से शुरू होगा, 9 से लेके 12 तक 3 आपने ऐड करते जाना है। ठीक है, तो 9 से 12 3 हो गया, फिर 13 में 3 ऐड करो 16, क्योंकि 12 हो गया था उसके बाद हमने 13 लाया, 13 में 3 ऐड किया 16। अब 16 के बाद 17 लाया, 17 में 3 ऐड किया 20। अब क्या जो 20 वाली सीरीज़ है ना, इसके हमने सिर्फ 2 हिस्से करने हैं, एक 21 से 25 और फिर जो जितना बचा वो 25, फिर 25 तो इसमें आ गया 26 से लेके 29। ठीक है, 2 हिस्से करने सिर्फ, 21 से 25 और 29 से 26 से 29। तो उसमें हमारे कौन से 2 हो जाएंगे? अगर मैं जल्दी से दोबारा लिखूँ, चलो इसको परमानेंट उससे लिखते हैं। 9 से 12, फिर आपका हो जाएगा 13 से 16, फिर 17 से 20, फिर आपका हो जाएगा 21 से लेके 25, जिसे मैंने कहा ना 2 हिस्से करने सिर्फ, फिर 26 से 29, और 30 का आपने 30 to 34, और फिर 35 से लेके, क्योंकि 34 इसमें आ गया, 35 से लेके 38। बस ये आपके वीक्स हैं। जिस बंदे को ये निमोनिक याद हो गया और जिसको ये नंबर्स इसके साथ किस तरह हमने लगाए हैं ये पता चल गया, तो उसका तो समझो ये आधा चैप्टर हो गया। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं इस ऊपर वाले निमोनिक को रेज कर देता हूँ कन्फ्यूजन पैदा होगी वरना। इसको मैंने कर दिया रेज, सिर्फ नीचे वाला हम निमोनिक पढ़ेंगे। ये अच्छा, अब ये निमोनिक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ, पिल्लू बॉयल कर रहा है टब, QV जो लड़का है वो सी रहा है, क्या सी रहा है वो अभी नहीं लिखा हो। ठीक है, बॉब के पास है बैट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब किस तरह, अब क्या है इनमें बेसिकली इवेंट्स क्या हैं? P 9 to 12 वीक में पिल्लू जो है उसका क्या मतलब है? P प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप्स। ठीक है, तो पिल्लू के P से हो गया प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप, इंटेस्टाइन रिटर्न टू एब्डोमेन। अब देखो इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि पहले कहाँ पे थी। आपको याद हो तो हमने पिछले वाले चैप्टर में जब निमोनिक किया था, हमने उसके एंड पे कहा था कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं वो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम को एंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अभी नहीं पढ़ो कि क्या चक्कर है और क्यों और कैसे, तो बस आप रटते जाओ। ठीक है, ये सारी इंडिविजुअल जब आप आगे पढ़ोगे चीज़ें, जब डेवलपमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जब डेवलपमेंट ऑफ GIT में इंटेस्टाइन का जिक्र होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किधर गई थी। ठीक है, लेकिन अभी इन सब को इस तरह याद करना और समझ के याद करने का मतलब है आप पूरी जो KLM जितने भी उसमें 300 या 600 पेज हैं वो सारे आपने याद किए हो, तो आपको जाके समझ आएगा कॉन्सेप्ट इसका। अभी के लिए सिर्फ रटो इसको कि इंटेस्टाइन एब्डोमेन में रिटर्न हो जाती हैं, लिवर जो है एरिथ्रोपोइसिस का साइट बन जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स अब लिवर में बन रहे हैं, और यूरिन फॉर्मेशन बिगिन हो जाती है कब? 9th to 12th वीक में। ठीक हो गया, उसके बाद 13 to 16th वीक पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, बोन्स आर विजिबल ऑन अल्ट्रासाउंड। पिछले वाली में हमारे पास प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन गए थे, उससे आप याद रखोगे जब ऑसिफिकेशन सेंटर बन गए थे तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होते हैं बेसिकली, आपकी बोन्स पहले मेम्ब्रेन्स की सूरत में डेवलप होती है, मैंने आपको बताया था, फिर वो उनमें ऑसिफिकेशन सेंटर्स आते हैं और वो फिर हड्डियाँ बन जाती हैं, पहले वो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है,
तो अब इसमें क्या हो गया कि बोन्स अब आपको विजिबल होनी शुरू हो गई अल्ट्रासाउंड पे। ओवरीज आपके जो जेनिटल ऑर्गन है वो गोनाड्स हैं आपके ओवरीज, वो आपके डिफ्रेंशिएटेड हो गए, यानी अब वो पहचाने जा रहे हैं कि ओवरीज अगर मौजूद, अगर फीमेल फीटस होगा तो उसमें ओवरीज नज़र आएंगे 13 to 16 वीक वाले एरिया में। फिर जेनेटेलिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटेलिया, यानी अगर आप अल्ट्रासाउंड करके आप जो बेबी है उसका सेक्स आप पहचान सकते हो 13 to 16 वीक वाले पीरियड में। उसके बाद लिम मूवमेंट्स बिकम कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। इससे पहले लिम मूवमेंट्स जो हैं जो थी हो तो रही थी लेकिन कोऑर्डिनेटेड यानी एक साथ नहीं हो पा रही थी, तो अब वो कोऑर्डिनेटेड हो गई हैं। उसके बाद क्या है, 17 to 20th वीक में आप जाते हैं तो क्विकनिंग लफ्ज़ आपको याद होना चाहिए, एक टर्म है क्विकनिंग क्या होती है, जो आपकी फीटल है ना उसकी लिम की मूवमेंट्स माँ को फील होती हैं, ठीक है। जो अक्सर अगर आपने कभी ड्रामा में भी देखा हो तो मदर को बाकायदा किक महसूस होती है बच्चे की यहाँ इस तरह, तो उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। उसके बाद जो आपके 17 to 20th वीक में अगर मेल है तो उसके अंदर टेस्टीज पहले जो एब्डोमेन में बनते हैं टेस्टीज, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा, टेस्टीज पहले एब्डोमेन में बनते हैं, तो अब वो यहाँ से डिसेंड करके स्क्रोटम जो पाउच है उसमें अब आप आ रहे हैं नीचे। फिर आपके यूट्रस जो है वो इसमें आपके पास बन जाता है 17 to 20th वीक में, ठीक है। उसके बाद ब्राउन फैट जो है आपके 17 to 20th वीक में ब्राउन फैट बनना शुरू होता है। बॉडी में दो किस्म के फैट्स होते हैं, एक वाइट फैट और ब्राउन फैट। वाइट फैट तो बेसिकली स्टोर होता है न्यूट्रिएंट्स का, और जो ब्राउन फैट है वो आपका, वाइट फैट स्टोर होता है न्यूट्रिएंट्स का, ब्राउन फैट आपका हीट प्रोडक्शन में रोल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वर्निक्स कैजियोजा जो है स्किन पे वो आपको मिलेगा 17 to 20th वीक। अब वर्निक्स कैजियोजा क्या होता है ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम KLM पे जाते हैं। KLM में मैं आपको वर्निक्स कैजियोजा दिखा देता हूँ। जो वर्निक्स कैजियोजा के बारे में लिखा हुआ है ना, इट इज़ अ ग्रीजी चीज़ लाइक मटीरियल जो स्किन को कवर करता है। किन वीक्स में हम पढ़े अभी, ये मेरे ख्याल से 17th to 20th वीक, ठीक है। 17 to 20th वीक के दौरान ये बेसिकली किस चीज़ से बना होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेड एपिडर्मल सेल्स एंड अ फैटी सब्सटेंस फ्रॉम द फीटल सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट फीटल स्किन्स फ्रॉम एब्रेजन्स, चैपिंग एंड हार्डनिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू द एमनियोटिक फ्लूइड। देखो एमनियोटिक फ्लूइड से कांस्टेंट एक्सपोजर की वजह से जो आपकी फीटस की स्किन है ना वो हार्डन हो सकती है, ख़राब हो सकती है। उससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर एक कवरिंग कर दी, किस चीज़ की, सेबेशियस ग्लैंड से, एक फैटी सब्सटेंस है उसकी, और उसके अलावा डेड एपिडर्मल सेल्स की, ठीक है। कैसियस लफ्ज़ का मतलब ही चीज़ होता है, ठीक है। तो वर्निक्स लेयर ऑफ चीज़ टाइप उसके ऊपर जो पड़ी है वो क्या चीज़ है, बेसिकली डेड एपिडर्मल सेल्स और फैटी सब्सटेंस फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड्स। अच्छा, उसके अलावा एक और जो टर्म मैंने उसके साथ ही नीचे लिखी थी, आपको इसके साथ रिलेट करके ही याद करनी है। अगर मैं आपको बताऊँ, ठहर, यहाँ पे मैंने लिखी थी लेनुगो। देखो वर्निक्स कैजियोजा जो लेयर है जो स्किन के ऊपर पड़ी है फैटी सब्सटेंस की, उसको टिका के रखने के लिए ना स्किन पे छोटे छोटे बाल होते हैं, फाइन हेयर होते हैं, ठीक है। फाइन डाउनी थोड़ा डाउनी वाइट कलर को कहते हैं, तो फाइन डाउनी हेयर लेनुगो, यानी छोटे छोटे वाइट कलर के बाल होते हैं स्किन पे जो फीटस होता है 17 to 20th वीक का, लेनुगो। विद उसका मकसद क्या होता है, इट हेल्प्स दी वर्निक्स टू एडहेयर टू द स्किन। तो वर्निक्स कैजियोजा जो आपका बेसिकली निमोनिक में कहाँ पे आता है, ये पिल्लू, बॉयल, टब, QV में आता है, ठीक है। QV में वी से वर्निक्स कैजियोजा है, ठीक है। तो याद रखना टब और QV, हालांकि लफ्ज़ हमने अलग अलग बनाए हैं निमोनिक में, लेकिन टब और QV एक ही 17 to 20th वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने बनाया था ना टब और QV, ये दोनों 17th और 20th वीक के इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और वी जो उसका आखिरी इवेंट है उसमें हमारे पास क्या है, वर्निक्स कैजियोजा फॉर्मेशन, और उनको लेनुगो यानी वाइट कलर के छोटे छोटे हेयर जो हैं, फाइन डाउनी हेयर, वो उनको स्किन के ऊपर अटका के रखते हैं। अच्छा, उसके बाद आईब्रोज और हेयर, अब लेनुगो से ही आपने याद रखना है कि आईब्रोज भी और हेड हेयर भी वो भी 20th वीक पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं अपनी एम्ब्रियो पे। तो इसमें क्विकनिंग, टेस्टिस बिगिन टू डिसेंड, यूट्रस इज फॉर्म्ड, ब्राउन फैट फॉर्मेशन, वर्निक्स कैजियोजा से ही आपने याद रखना है कि जब वर्निक्स कैजियोजा बन जाता है तो ज़ाहिर है वो लेनुगो उसी को एडेयर करने के लिए तो वो भी बन जाएंगे, और ज़ाहिर है जब लेनुगो क्या है, बाल है ना, तो बाल अगर बनने शुरू हो गए तो आपके आईब्रोज भी और आपके हेड हेयर भी विजिबल होते हैं बाय 20th वीक। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो आपका 21st से 25th वीक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा लैंडमार्क है, सरफैक्टेंट प्रोडक्शन बिगिनस। ये क्योंकि आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो ये डिजीज़ है जो आपकी होती है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी, जो होती है ना न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो बेसिकली इसकी प्रोडक्शन ना होने की वजह से होता है। और ये क्योंकि हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं और इतने डिफरेंट
चैप्टर्स में बार बार जिक्र होता है, इसलिए सर्फेक्टेंट कब प्रोड्यूस होता है, किस वीक्स में प्रोड्यूस होना शुरू होता है, ये इसकी ज़रा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 21st से 25th वीक के दौरान ये बनना शुरू होता है। आई मूवमेंट्स और ब्लिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है 21st से 25th वीक के दौरान, और वेट गेन आपका 21st से 25th वीक के दौरान बहुत ज़्यादा होता है। फिर आगे आ जाता है आपका निमोनिक का पार्ट, बॉब में क्या है, बी से बोन मैरो बिकम्स द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, और एक और बी से क्या है, ब्रीदिंग स्टार्ट्स, सो बेबी कैन सर्वाइव। ठीक है, तो 29th वीक पे ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मज़े की बात है कि अगर तो आपका बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, तो वहाँ पे वो क्या ही ब्रीथ करेगा, वहाँ पे तो उसको ऑक्सीजन वो ला के दे रही है ना आपकी, कौन ला के दे रही है ऑक्सीजन, मेरे एक तो ये ऑक्सीजन उनको मदर से मिल रही है ना, तो मदर की ब्रीदिंग पे वो डिपेंडेंट है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रीदिंग का अमल अलबत्ता शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स कर सकता है बेबी, यानी अगर आपका बेबी इस पीरियड के दौरान पैदा होता है तो वो सर्वाइव कर सकता है। ये मैंने लिखी थी कि यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट शुरू होती हैं इसके एंड पे। तो एक बात है कि 30th वीक आपने याद रखना है कि जो बेबी 30 वीक का हो जाता है ना, इट कैन सर्वाइव आउटसाइड दी मदर्स वूम्ब। ठीक है, प्री मेच्योर अगर पैदा हो जाए तो सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 30th वीक के यानी आपकी पिछले जो 29th वीक तक आपकी ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई थी, सर्फेक्टेंट तो उससे पिछले पहले ही प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, 29th वीक पे ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जो बेबी अगर 30th वीक का है, 30 वीक का है, तो वो बाहर अगर प्री मेच्योर पैदा हो जाता है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर इससे कम किसी वीक है, 29th वीक है, 28th वीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो ये आपने याद रखना है कि 26 29th वीक में बोन मैरो एरिथ्रोपोइसिस का साइड बन जाता है, ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है और आई लिड्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे भी आई का जिक्र है, यहाँ पे भी आई का जिक्र है, इससे पहले भी एक मेरे ख्याल से आई का जिक्र था कहीं पे, तो वो पीछे वालों में था। लेकिन यहाँ पे 21st से 25th वीक और 26 से 29th वीक, जो 20 वीक वाली है ना, दो जो जिसमें 22 आ रहा है, दो सीरीज़ जिसमें 2 आता है, उनमें आई मूवमेंट्स का जिक्र है, उनमें हमारे पास सर्फेक्टेंट और ब्रीदिंग का जिक्र है। इस तरह आप रिलेट करके याद रखो तो याद रहेगा आपको, वेट गेन और बोन मैरो को किस तरह रिलेट कर लो। फिर आपके पास 30th 34th वीक, 34th से 30th वीक में सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है कि आपका जो बेबी है उसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, और वो भी अगर मैं डेवलपिंग एम्ब्रियो ठहरा इसकी जिक्र करूँ ना, इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ है ये ठीक है, 30 to 34 वीक्स। ठीक है, इसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, वो भी 30th वीक पे एलिसिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एग्जैक्ट पूछता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कब एलिसिट हो सकता है, तो 30th वीक पे। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, ये तो खैर जनरल बातें लिखी हुई हैं, उसमें लिखा फीटसेस 32 वीक्स एंड ओल्डर यूजली सर्वाइव इफ बॉर्न प्रीमेच्योरली। माय मिस्टेक कि मैंने पहले आपको कहा था कि 30th, क्योंकि मैंने इसके आगे 30th लिखा हुआ है, 30th वीक नहीं, अगर आपका फीटस 32 वीक्स का है तो वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, 30th वीक पे क्या चीज़ है, बेसिकली प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आपका 30th वीक पे एलिसिट हो सकता है, और सर्वाइव आपका फीटस कब कर सकता है, अगर प्रीमेच्योर पैदा हो जाए 32 वीक्स। तो ये एक बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने कर दी थी पहले, तो ये हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी, थैंक्स टू KLM की बुक। हाँ, वापस हम आते हैं, और आखिरी हमारा आ जाता है 35 to 38th वीक। 38th वीक आपका क्या है, इसमें आखिर में ब्रेस्ट जो है आपका फीमेल में जो है वो प्रोट्रूड करना शुरू हो जाता है, एब्डोमेन आपके हेड से लार्जर हो जाता है। पहले तो आपको पता है बेढंगी से डेवलपमेंट हो रही थी, कोई हेड बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, एब्डोमेन अभी तक बना नहीं है। लेकिन बाय 35th to 38th वीक जिस तरह हमारा सर से हमारा एब्डोमेन बड़ा होता है, असल में भी असल में कह रहा हूँ इन एडल्ट बॉडी, तो इसमें भी 5th से 38th वीक के दौरान एब्डोमेन बड़ा हो जाता है हेड से। और टेस्टिस जिन्होंने पहले डिसाइड करना शुरू किया था, कब डिसाइड करना शुरू किया था 17th to 20th वीक में, वो अब नीचे तक पहुँच चुके हैं स्क्रोटम 35th से 38th वीक में। तो दैट्स ऑल फॉर दी 9th वीक से लेके बर्थ तक जितने भी इवेंट्स होते हैं, यानी वो जो सारे पेज हैं आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो इससे पहले वाले जितने भी पेज हैं और सब कुछ वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको साथ साथ नोट करवा दी हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमारा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछता है कि कोई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है। अब हम अपनी अगली मेजर जो इस चैप्टर का पार्ट है उस पर आते हैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग द फीटल स्टेटस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक टर्म नियोनेट का पता होगा, नियोनेट यानी न्यू बॉर्न, नेट बर्थ को कहते हैं। ठीक है, तो पेरीनेटोलॉजी, नेट अभी भी बर्थ है, पेरी मतलब अराउंड, यानी ये वो ब्रांच है मेडिसिन की जो आपके फीटस और नियोनेट दोनों की जो है ना वेलबींग के साथ कंसर्नड है। और फिर वो कहाँ तक
उसका टाइम पीरियड कौन से टाइम पीरियड को कवर करता है? ये 26 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू 4 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। यानी ये पैदा होने से पहले भी मदर के वूम में भी बच्चे को असेस करता है, और उसके बाद जब पैदा बच्चा हो जाता है तो उसको भी असेस करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स दोनों को डील करता है। पीडियाट्रिक्स जो बच्चों को डील करता है और ऑब्स्टेट्रिक्स जो प्रेगनेंसी वगैरह के सारे एस्पेक्ट्स को डील करता है। उन दोनों फील्ड्स के को ये कंबाइन करता है, ये सब स्पेशलिटी जो है आपकी पेरिनेटोलॉजी। तो ये बस पेरिनेटोलॉजी की डेफिनेशन थी, इसमें कोई ख़ास वो है चीज़ नहीं है। जो पहली हमारी टेक्निक है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर असेसिंग फीटल स्टेटस वूम में बच्चे को देखने के लिए, वो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है। अब अल्ट्रासोनोग्राफी जब आपसे कोई टेक्निक पूछी जाती है ना, तो उसके फ़ायदे पूछे जाते हैं, या फिर पूछा जाता है उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। इंडिकेशन मतलब कब कब उसको किया जाता है और कौन सी कंडीशन है जिसमें उसको करना यानी हमें पड़ता है। और जो उसके बाद जो अगली चीज़ आपसे पूछी जाती है वो ये पूछी जा सकती है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स तो यूजेस और इंडिकेशंस, तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो इसके बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं कि वाइडली अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट बहुत थोड़ी है, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आती हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हमें नहीं पता, कोई बताया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या चीज़ें इससे हम असेस कर सकते हैं कि हम कोरियोनिक सैक और उसके कंटेंट्स, कोरियोनिक सैक वो सैक है जिसके अंदर आपका फीटस है बेसिकली, कंटेंट्स में बचा ही होता है, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ होते हैं वो सब, उनको आप विजुलाइज़ कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक एंड फीटल पीरियड। यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड में भी जो चीज़ें उनको तभी आप विजुलाइज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो फीटस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तभी आप उसको, यानी छोटा होगा जब एम्ब्रियो बिल्कुल बहुत ही छोटे स्टेजेस पे होता है तभी आप उसको देख सकते हैं, और फीटल पीरियड में भी आप उसको देख सकते हैं। फिर प्लेसेंटा का साइज़, फीटस का साइज़ आराम से चेक हो सकता है। जो ट्विन्स होते हैं उनको आप आराम से देख सकते हैं इसमें, अगर प्लेसेंटल शेप में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो से डिटेक्ट हो सकती हैं। और एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं वैसे आगे जाके आप डिलीवरी के दौरान जो चीज़ें होती हैं ना उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल फीटस किस पोजीशन में पड़ा हुआ है यूट्रस में, उसको हम कहते हैं कि वो नॉर्मल भी होती, नॉर्मल तरीके से भी पड़ा हो सकता है। यानी हेड जब प्रेगनेंट डिलीवरी के दौरान हेड जो होता है वो आपके लोअर एंड पे यानी वजाना की तरफ पड़ा होता है ताकि इजीली वो डिलीवर हो जाए। और एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो भी आराम से आप अल्ट्रासाउंड स्कैन से देख सकते हैं। उसके अलावा डायमीटर ऑफ फीटल स्कल आराम से निकाला जा सकता है, जिससे आप फीटल एज एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर डायग्नोजिंग एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज। एबनॉर्मल जिस तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं उनको भी आप कर सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया को भी आप जो है इससे पता लगा सकते हैं। उसके अलावा बहुत से प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जो हमें अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे हम कोई बायोप्सी कर रहे होते हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कोई सर्जरी कर रहे होते हैं, इंट्रायूट्राइन सर्जरीज, तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड से हम विजुलाइज़ करते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपने मदर के अंदर डाला हुआ है वो किस जगह पे है, वो बेबी को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। वो सब कुछ अल्ट्रासाउंड के फ़ायदों में आ जाता है। तो ये हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया। उसके बाद अगला है जो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव आपने याद रखना है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो बेसिकली टिश्यूज़ आपको कट करने पड़े जिसमें, और आप बेसिकली एंटर करें यूट्रस के अंदर, तो वो इन्वेसिव प्रोसीजर होगा। अब अल्ट्रासाउंड एक इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है क्योंकि आप स्किन के ऊपर से कर रहे होते हैं। एमनियोसेंटीसिस जो है ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। आप ना सिर्फ यूट्रस को कट करते हैं इसमें, बल्कि आप कोरियोनिक सैक को भी कट करते हैं। उसके बाद आप एमनियन जो है आपका जो होता है ना एक्टोडर्म के ऊपर जो सैक होता है एमनियन, उसके अंदर आप नीडल को पहुंचाते हैं और वहाँ से फिर फ्लूइड निकालते हैं इस डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटीसिस में। तो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है। इसका ये कब किया जाता है? ये 15 to 18th वीक जेस्टेशन से पे किया जाता है। इससे पहले क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 14th वीक से पहले इतना एमनियोटिक फ्लूइड होता ही नहीं है कि आप एमनियोसेंटीसिस कर सकें। एमनियोसेंटीसिस में बेसिकली करते क्या है, आप एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं by inserting a 22 gauge needle through the mother's anterior abdominal wall and the uterine walls into the amniotic cavity by piercing the chorion and amnion, ठीक है। अगर मैं एम्ब्रियो की डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट करूँ, मेरे पास पड़ी होगी, मेरी ही बनाई हुई हो या फिर किसी और की, लेट मी सी। ये हमने बनाई थी जब मैं वो फोल्डिंग्स समझा रहा था, और उसमें हमने ये सारी डिस्कस की थी कि किस तरह फोल्ड करता है एम्ब्रियो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ, इस डायग्राम को यहाँ पे डाल दूँ, तो आपको पता है ये तो हमारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाहर क्या होता है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की एक तो पहले विसरल लेयर आती है जो जिसने इसको इस तरह
इसको थोड़ा बड़ा करके हम इसको बना लेते हैं, जिसने इसको इस तरह इसके साथ अटैच्ड होती है विसरल लेयर। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम आती है, ये हमारी विसरल लेयर होगी। फिर हम इसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम होगी, उसके बाद पैराइटल लेयर जो मैं पर्पल से बना रहा हूँ, ये पैराइटल लेयर है। पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के दरमियान में कौन सी कैविटी होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम होती है, ठीक है। तो वो कैविटी है बीच में इनके, और उसके बाहर क्या होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट को मैं ग्रीन से बना देता हूँ। साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान में कोई गैप नहीं होता वैसे, तो थोड़ा करीब करके मैं इसके बाहर बना दूँ। साइटोट्रोफोब्लास्ट एक ड्राइंग इतना मुश्किल काम नहीं है जितना सब्र आजमा काम है। और फिर आपको उसको आराम सुकून से पूरा करता हूँ। देयर यू गो। ये आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट और इसके बाहर क्या है? इसके बाहर आपकी सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, इसको मैं इस कलर से बना देता हूँ। अच्छा, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये तीनों मिलके क्या चीज़ बनाते हैं? कोरियोनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम कोरियन कहते हैं, ठीक है। कोरियोनिक मेम्ब्रेन को ही प्यार से कोरियन कहते हैं। तो अगर मैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन को यहाँ पे आपके लिए सर्कल कर दूँ इस रेड कलर के साथ, तो ये आपकी कोरियोनिक मेम्ब्रेन या कोरियन है, ठीक है। और कोरियोनिक कैविटी हम बेसिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम को ही कहते हैं, यानी ये जो अंदर है, ये जो कैविटी है ना, ये जो मैं रेड जिसके अंदर कर रहा हूँ, ये आपकी कोरियोनिक कैविटी और ये आपका कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, जिसको मैं अभी कर दिया मैंने सर्कल, ठीक है। अब जब आप नीडल लाएंगे ना, तो सबसे पहले आप कोरियोनिक मेम्ब्रेन को पेस्ट करेंगे, फिर आप एमनियोटिक कैविटी को घेरने वाली मेम्ब्रेन जिसको एमनियन बोलते हैं उसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ एमनियोटिक कैविटी से आप फ्लूइड निकालेंगे, ठीक है। कितना फ्लूइड निकाला जाता है? 15 to 20 ml सेफली आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होता है? 14th वीक के बाद 200 ml होता है, 14th वीक के बाद। 14th वीक से पहले इतना आपके पास वॉल्यूम नहीं होता कि आप ये निकाल सकें फ्लूइड यहाँ से। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस इज रिलेटिवली डिवाइड ऑफ रिस्क, यानी इतना रिस्की प्रोसीजर ये नहीं है, स्पेशली व्हेन द प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस्ड। एक तो बंदा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए जो कर रहा है, दूसरा रियल टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी, हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं फॉर आउटलाइनिंग द पोजीशन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। ये हो गया। अच्छा, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं और इसको हम कब करते हैं? हम कॉमन इंडिकेशंस फॉर एमनियोसेंटेसिस, पहले तो आपको पता चाहिए एमनियोसेंटेसिस में जब आपने फ्लूइड निकाला तो उसका फ़ायदा क्या होता है। जब आप ये फ्लूइड निकालते हैं ना, इसके अंदर सेल्स भी होते हैं फीटस के, ठीक है, और फ्लूइड के अंदर कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। फिर आप इस फ्लूइड को जाके इसकी करते हैं असेसमेंट, चेक करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो सेल्स हैं उनको आप कल्चर करते हैं। कल्चर मतलब आप उन सेल्स को एक ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट देते हैं जिससे वो मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आप उनके अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकाल के उसको एग्जामिन करते हैं। जब आप जेनेटिक मटेरियल को एग्जामिन करेंगे तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? आप एम्ब्रियो का सेक्स डिटर्मिन कर सकते हैं। आप उसके बाद कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो आप आराम से, जिस तरह डाउन सिंड्रोम वगैरह है, वो आपको आराम से पता चल जाएगा, इवन बिफोर द फीटस हैज़ स्टार्टेड लाइक एक्चुअली टेकिंग शेप ऑफ अ ह्यूमन। तो आप यानी इतनी अर्ली स्टेज पे 14th वीक के बाद ही आप ये सब कुछ जो है देख सकते हैं। तो ये सारी, और उसके अलावा भी अगर कोई फॉर एग्जांपल न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स हैं उनकी अपनी इंडिकेशंस होती हैं। एक आगे चीज़ हम पढ़ेंगे अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स अगर रेज्ड होंगी उस एमनियोटिक फ्लूइड में तो आपका इसका मतलब है न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस यानी आपको तो नहीं पता ना कि अंदर जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम वाला है कि नहीं है, तो क्या आप हर दूसरे फीटस को के ऊपर एमनियोसेंटेसिस करना शुरू कर देंगे? नहीं, आप पहले देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के वाले बेबी के होने के। एक तो आ जाती है मैटरनल एज। अगर तो मैटरनल एज 38 ईयर्स के बराबर या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है डाउन सिंड्रोम होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास प्रीवियस बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। अगर पहले कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला पैदा हो चुका है तो ज़्यादा चांस है कि डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा ही पैदा हो, ठीक है। फिर क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी अगर पेरेंट में है उससे हो सकता है। फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स अगर किसी औरत के अंदर हैं, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, तो वो ज़ाहिर है अगर कोई आपको पता लगता है कि आपका जो बेबी है वो फीमेल है, अगर तो एम्ब्रियो फीमेल है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और एक उनमें से फादर से आया होगा तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर वो बेबी मेल है तो उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आता है ना, और मदर के अंदर अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा तो वो उस बेबी में होगा, तो हम इसलिए भी उसकी एमनियोसेंटेसिस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द फैमिली, अगर पहले कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो चुके हैं जिस तरह स्पाइना बाइफेटा वगैरह, यह भी आप आगे पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में।
उसके बाद इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर एंजाइम डेफिशिएंसीज, कॉन्जेनिटल एंजाइम, वो भी बेसिकली जेनेटिक इलनेसेस अगर हैं फैमिली में तो आप एमनियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। ये उन्होंने छोटा सा दिखाया एमनियोसेंटेसिस किस तरह करें। आप अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर यूज़ करके पहले विजुअलाइज करें, आप इंसर्ट करें सिरिंज को आपने इंसर्ट किया आपके इनटू द एमनियोटिक कैविटी। अब जिसने फोल्डिंग वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि आप शेप इस तरह की हो चुकी है। ये वो आपकी एक्टोडर्म जो थी वो फोल्ड करते करते पूरे उसको घेर लेती है और आपका योग सैक से कनेक्शन बस इतना सा रह जाता है। तो ये फोल्डिंग वाली वीडियो में आपको पता चला होगा कि किस तरह एमनियन इस तरह की शेप ले लेता है, ठीक है। तो सिरिंज आप डालते हैं एमनियन के अंदर और एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ से निकाल लेते हैं कि आपका एमनियोसेंटेसिस हो गया। फिर आ जाता है अल्फा फीटोप्रोटीन एसे। अब अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है? इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द फीटल लिवर, अम्बिलिकल वेसिकल एंड गट। तो कहाँ कहाँ पे इसको होना चाहिए? लिवर में। लिवर कहाँ से डिराइव्ड होता है आपके पास? योग सैक से। अम्बिलिकल वेसिकल में होना चाहिए। अम्बिलिकल वेसिकल क्या होती है? योग सैक होती है। गट क्या होता है? गट ड्राइव होता है योग सैक से। तो यानी अब ये तीनों चीज़ें जो है ना बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से कंसर्न है ना। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो क्या है? बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो ये चीज़ें बना रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि फीटस के सीरम में होना तो नॉर्मल है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन आम तौर पे एंटर नहीं करती, सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर आप जब अल्फा फीटोप्रोटीन ऐसे, अच्छा ऐसे ये लफ्ज़ का क्या मतलब है? जो ये लफ्ज़ है ना ऐसे, ये लफ्ज़ ऐसे डिराइव्ड है असेसमेंट से, तो किसी टेस्ट को कहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का हम टेस्ट करते हैं किस जगह पे? हम करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो इसमें और क्या लिखा हुआ है? जो 14th वीक ऑफ डेवलपमेंट होता है ना, LNMP जो है ना, LNMP लास्ट नॉन मेंस्ट्रुअल पीरियड है। तो 14 वीक्स आफ्टर LNMP का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन को कितने वीक्स गुजरे? 12 वीक्स, क्योंकि LNMP के 2 वीक्स बाद फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट या फिर 14th वीक आफ्टर द लास्ट नॉन मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके जो अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स हैं वो पीक कर जाते हैं फीटल सीरम में। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड में आमतौर पे ये नहीं होता है। अगर तो आपका फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल का कोई डिफेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या क्या डिफेक्ट होते हैं वो आप अभी इसमें ना पढ़ें क्योंकि वो आगे वाले चैप्टर्स में, बस आप इतना याद रखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट होगा। इसको हम मेजर किस तरह करते हैं? इम्यूनो एसे से। अच्छा, इम्यूनो एसे क्या होता है? ऐसे तो असेसमेंट को ही कहते हैं, ठीक है। इम्यूनो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ से हम, यानी आपको पता है ना कि अगर हम किसी एक प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी डालें तो कोagulation होती है। तो उस मेथड से कि अगर आप एक सैंपल लेते हैं उसके अंदर आप एंटीबॉडीज़ डालते हैं जिनको हम इम्यूनो कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्यार से इम्यूनो कहते हैं ना। और ऐसे हो गया फॉर असेसमेंट। इम्यूनो ऐसे मतलब आप एंटीबॉडीज डालेंगे और वो जो कोagulation होगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी प्रेजेंट है जो प्रोटीन जिसके लिए आप टेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में वो अल्फा फीटोप्रोटीन है। तो ये सारा सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, कोई याद रखने वाली बात नहीं है। जो एमनियोटिक फ्लूइड की जो AFP कॉन्सेंट्रेशन है जब आप उसको मेजर करते हैं तो ये सारी अभी बात लिखी हुई है कि 99% वो यही बात है कि हम डिफेक्ट्स ही तो हम डायग्नोज प्रीनेटली करने के लिए कर रहे हैं ना टेस्ट। अगर आपके पास ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AFP जो है वो हाई होगी, ठीक है, देन नॉर्मल। अच्छा, इसके अलावा एक और बात जो आपने याद रखनी है कि एमनियोटिक फ्लूइड में एक तो होगी ना एमनियोटिक फ्लूइड में हाई होना कॉन्सेंट्रेशन अल्फा फीटोप्रोटीन की, उसका मतलब क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट। इसके अलावा अगर वो मैटरनल सीरम यानी माँ के खून में भी AFP ज़्यादा है तो कहाँ से आई है? वो बेबी से आई है। और बेबी में ज़्यादा कहाँ से आई है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि माँ के सीरम में भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैटरनल सीरम AFP कॉन्सेंट्रेशन इज़ लोअर देन नॉर्मल। अच्छा, अगर AFP कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन नॉर्मल हो, कहाँ पे? माँ के सीरम में या फिर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो माँ का सीरम क्या होता है? बेसिकली आप मदर का ब्लड लेते हैं उसके बाजू से या जहाँ से भी, और उसकी जो है उसके आप ब्लड सेल्स के अलावा जो होता है ना सीरम जिसको कहते हैं, सीरम क्या होता है? ब्लड माइनस सेल्स एंड प्रोटीन और सेल्स निकाल दें तो जो आपके पास चीज़ बनेगी वो सीरम कहलाएगी, ठीक है। तो मदर के ब्लड में, मदर के सीरम में अगर AFP की कॉन्सेंट्रेशन लो हो, लोअर देन नॉर्मल,
यहाँ फिर एमनियोटिक फ्लूइड में लो हो, तो इसका मतलब है फीटस के अंदर क्या है, डाउन सिंड्रोम, जिसको हम ट्रायसोमी 21 कहते हैं, और एडवर्ड सिंड्रोम भी हो सकता है, ट्रायसोमी 18, या अदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। ज़्यादा होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और अगर लो होगा तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। ये किसकी वैल्यू हम पढ़ रहे हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन की। ये हो गया। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज़। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री क्या होता है, आप एक सैंपल लेते हैं, उसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन के अंदर डालते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन क्या करती है, उसके ऊपर लाइट डालती है, लाइट रेज उसके ऊपर आती हैं, और फिर उन लाइट वेव्स की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह स्टडी करके वो आपको उसकी कॉम्पोजिशन बता देता है। ठीक है, तो हम किस चीज़ की कॉम्पोजिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की। उससे क्या हमें पता चलेगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कॉल्ड द हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। ये किस तरह पता चलती है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री करें तो आप बेसिकली उसके अंदर चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन चेक करें एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आप किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन अल्फा फीटो, क्योंकि हमने पढ़ा ना अल्फा फीटो प्रोटीन जो हमने इससे ऊपर पढ़ी थी, उसकी हम किस तरह चेक करते थे, इम्यूनो एसे से, जो आपका था ना, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडीज़ वाला तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था, उससे चेक हम किस चीज़ की करते हैं, अल्फा फीटो प्रोटीन की। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज़ हम करते हैं हम किसी फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन चेक करने के लिए। बिलीरुबिन क्या होता है, इट इज़ द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल ऑफ हीम। ठीक है, ऑफ हीम आपके जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू हीम एंड ग्लोबिन, और जो हीम उसमें से बचता है ना, उसकी फर्दर ब्रेक डाउन से बेसिकली आपका बिलीरुबिन बनता है। तो अगर ज़्यादा ब्लड की ब्रेक डाउन हो रही है किसी भी वजह से बॉडी में, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, या फिर आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से तो नहीं होगा, बल्कि वो जो होती है ना हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ये एक डिज़ीज़ है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो स्फेरिकल शेप हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रप्चर करना शुरू हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बाइकॉनकेव डिस्क शेप। ठीक है, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको थोड़ी और आसान मिसाल देता हूँ, वो जो होती है सिकल सेल डिज़ीज़। जब आपकी बॉडी में सिकल सेल डिज़ीज़ होती है तो आपके रेड ब्लड सेल ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्योंकि रेड ब्लड सेल ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा हीम फ्री स्टेट में आ जाता है, और उसको फिर ब्रेक डाउन जब करती है बॉडी तो आपके पास ज़्यादा बिलीरुबिन बनता है। अब फीटस के अंदर कौन सी डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो आपके पास है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में बेसिकली मदर की एंटीबॉडीज़ जो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ होती है ना, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ जो आपके नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मिसमैच से होती हैं, वो आपके क्या फीटस के ब्लड में चली जाती हैं प्लेसेंटा क्रॉस करके, और फिर फीटस के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में आपकी इंक्रीज्ड बिलीरुबिन प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन यानी अगर हम फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड लें और उसके ऊपर हम करें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज़, और उससे हम पता लगाएं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेबी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है कि नहीं, ये कंडीशन, इस कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली जो आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज़ हैं उनका मकसद है। तो ये हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज़। अभी तक हमने कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने डायग्नोस्टिक इम्यूनोसिंथेसिस पढ़ लिया जो बेसिकली हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए करते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ दोनों का बता सकता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडीज़ हमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का बता सकती हैं, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न का। अल्ट्रासोनोग्राफी हम बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं क्रॉनिक विलिस सैम्पलिंग। क्रॉनिक विलिस सैम्पलिंग क्या है? क्रॉनिक विलिस सैम्पलिंग का फ़ायदा पहले आपको बताना चाहिए। क्रॉनिक विलिस सैम्पलिंग क्या होता है? देखो, आपका कॉरियन जो है ना, कॉरियन क्या था, इफ़ आई गेट अ डायग्राम फ्रॉम दिस बुक, थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में मेरे ख्याल से जब हमने विलाय पढ़े थे ना, लेट मी गेट अ डायग्राम, हाँ ये देखो, ये आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो भी बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो कुछ बन रहा है, जो भी बन रहा है हमें उससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, उसके बाहर होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, पहले तो सोमैटिक मेसोडर्म, पहले आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मेसोडर्म है जो एम्ब्रियो के साथ क्लोजली अप्लाइड होती है। फिर आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म है जो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, फिर उसके बाहर आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट जो एक्सटेंशन बनाता है इनटू द
सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड आउटवर्ड्स, जिनको हम कहते हैं बेसिकली विलाय। विलाय क्या होते हैं? दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट सेलुलर कॉलम्स फाउंड बाय द साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है, उनको हम विलाय कहते हैं। अब ये जो सेल्स हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ये कहाँ से आए हैं? ये आते हैं आपके जब जाइगोट डिवाइड करता है ना, जल्दी जल्दी मॉर्यूला बनाता है, फिर मॉर्यूला के अंदर कॉम्पैक्शन होती है, ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी बनती है, दो में वो डिवाइड हो जाता है, एक एम्ब्रियोब्लास्ट और एक ट्रोफोब्लास्ट। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट बेसिकली उस ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है, यानी इसकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वही जेनेटिक कॉम्पोजिशन आपके एम्ब्रियो की है। तो अगर हम किसी तरह इन ये जो बाहर ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स पड़े, बे इंतहा ढेर सारे ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो अब कॉरियोनिक विलाय के फॉर्म में अरेंज हो गए, इनका कोई सैंपल ले लें, कोई हम नीडल इंसर्ट करके इनकी बायोप्सी ले लें, यहाँ से इसका एक छोटा सा अपने कॉम्पोनेंट उठा के उसको ले जाऊँ और फिर मैं उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन को स्टडी करूँ, तो वही जेनेटिक कॉम्पोजिशन बेसिकली आपके एम्ब्रियो की होगी, ठीक है, यही बात है ना। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की। हाँ, साइटोट्रोफोब्लास्ट या सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, हम बेसिकली ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ले लेते हैं, उसकी बायोप्सी मतलब हम उसका एक पार्ट लेके उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और फिर उसको लिया किस तरह जाता है साइटोट्रोफो बोल रहा हूँ बार बार, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को लिया किस तरह जाता है, क्योंकि साइटोट्रोफोब्लास्ट सिर्फ साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू का मतलब है सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के सेल भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह लिया जाता है? एक नीडल इंसर्ट की जाती है अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में मदर की एब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल्स के थ्रू और इनटू द यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के अंदर आप आगे। जब यूट्रस के अंदर आ गए उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर ही आपने जो कॉरियोनिक विलाय जो यूट्राइन वॉल के अंदर जो है बरीड थे एम्ब्रियो के, उनको आपने वहाँ से उठा लिया, कुछ सेल्स को वहाँ से उठा लिया। उसके एक तो ये तरीका हो गया आपकी एब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल से जाने वाला, यानी आप बेसिकली जिस तरह हमने इसमें सरिंज डाली थी जब हम एमनियोसेंटेसिस कर रहे थे, हमने सरिंज डाली थी यहाँ से एमनियन से फ्लूइड लेने के लिए, इसमें आप ये सरिंज जो है ना यहाँ से अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंडर ही आप यहाँ पे डालने के बजाय आप सीधा ऊपर की तरफ डालेंगे। ऊपर की तरफ डाल के आप यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ना जो विलाय की सूरत में अरेंज हुए हैं, इनमें से कुछ सेल्स उठा लेंगे और उसको निकाल लेंगे सरिंज को, फिर आप उन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देख के और उनका जेनेटिक जो है असेसमेंट करेंगे और आप देखेंगे इनको कोई डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है, ट्राइसोमी वगैरह जो है ना, क्योंकि वो पता चल जाती है ना, वो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरा तरीका है आप यहाँ से डालने के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से डालने के बजाय, एक मिनट, आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से डालने के बजाय इस तरह डालने के बजाय आप यहाँ से डाल सकते हैं सर्विक्स के थ्रू विदाउट एनी डैमेजिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो इस सूरत में भी आपकी यहाँ से जाएगी पहले वेजाइना से और फिर सर्विक्स से, और फिर आपके यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के थ्रू आप ट्रोफोब्लास्टिक एरिया में जाएंगे, वहाँ से सेल लेंगे और उनको असेस करेंगे। ये जो आपकी अप्रोच है ये ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच है। सर्वाइकल ट्रांस मतलब गुजरना, सर्वाइकल सर्विक्स वाले एरिया से, ठीक है। और जो ये वाली आपकी अप्रोच है ये इन्वेसिव अप्रोच है फ्रॉम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आप ट्रांस एब्डोमिनल इंसर्शन भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं, और ट्रांस सर्वाइकल भी इंसर्शन भी कर सकते हैं। क्रॉनिक विलाय सैम्पलिंग से आप जब ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ले लेंगे उसके बाद आप उसका कैरियोटाइप देखेंगे। कैरियोटाइप क्या होता है? क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन या क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कैरियोटाइप, ठीक है। जब आपने कैरियोटाइप ले लिया तो आप जो आपकी जेनेटिक इलनेसेस हैं उनको आप जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है क्रॉनिक कॉरियोनिक विलाय सैम्पलिंग का? जब हम काम वही कर रहे हैं जो हमने एमनियोसेंटेसिस में किया था, हमने पढ़ा था एमनियोसेंटेसिस 14th वीक से पहले नहीं की जा सकती क्योंकि इतना फ्लूइड होता ही नहीं है कि आप कर सकें उसको सेफली, ठीक है। ये जो आपकी सीवी क्रॉनिक विलाय सैम्पलिंग जिसको CVS भी कह सकते हैं, एक CVS जो आपकी है ना, ये आप 14th वीक से पहले कर सकते हैं, आप 10 to 12 वीक्स पे कर सकते हैं और आप जल्दी पता लगा सकते हैं कि कोई को एम्ब्रियो के अंदर कोई जेनेटिक इलनेस तो नहीं है। अच्छा, ये करते क्यों हैं? वैसे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि बेसिकली आपकी जेनेटिक एंजाइम डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं, और फिर आपकी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स सारे आप पता लगा सकते हैं, जेनेटिक इलनेसेस हैं तीनों, ठीक है। ये हम करते क्यों? क्योंकि अगर आपको जल्द से जल्द पता लग जाता है कि एक एम्ब्रियो है जो अभी 8 वीक्स का है, और इसके जब अगर ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, इसकी कैरियोटाइप ऐसी है, यानी इसके जीन्स ऐसे हैं कि ये डाउन सिंड्रोम बनेगा, तो हम एबॉर्ट कर देते हैं उसको, एबॉर्शन की तरफ चल जाते हैं, इससे कि वो बच्चा फिर बन के सारी ज़िंदगी सफ़र करे। तो दैट्स द बेसिकली मकसद ऑफ जल्द से जल्द फाइंड आउट करना कि क्या मसला है।
अच्छा, ये भी हो गया, CVS भी आपने देख लिया, इसका फ़ायदा देख लिया। ये कब किया जाता है? 10 से 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे। अब उसके बाद आप आ जाते हैं सेल कल्चर्स और क्रोमोसोमल एनालिसिस। अब ये बेसिकली वही बात है जो हम पीछे इतनी देर से डोल पीट रहे हैं कि आप सेल लेते हैं, चाहे आपने एमनियोटिक फ्लूइड में लिया है एमनियोसेंटेसिस के दौरान, या आपने कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग के दौरान आपने ट्रोफोब्लास्ट से लिया। आप उसको क्या करते हैं? आप उसको सेल कल्चर मतलब आप उसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। फिर उसके अंदर जो जीन्स अब जो ढेर सारे बन चुके हैं, आप उनकी क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं और आप क्या क्या पता चल जाता है? डाउन सिंड्रोम में जैसी कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, जिसको हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं, यानी 21 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ जिस तरह नॉर्मल होती हैं उसके बजाय 3 कॉपीज़ होती हैं इनमें, ठीक है। फिर आप उसके अलावा फीटल सेक्स आप निकाल सकते हैं, यानी आप देखें XY क्रोमोसोम है या XX क्रोमोसोम्स हैं सिर्फ, उससे आपको पता चल जाएगा ये मेल है या फीमेल है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप अगर X लिंक्ड डिसऑर्डर है जो कि मेल्स में यकीनन आ जाते हैं, X लिंक रिसेसिव हो या X लिंक डोमिनेंट हो, मेल हमेशा इफेक्ट होता है। अगर मेल चाइल्ड है तो उसको फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मेल चाइल्ड के अंदर डिफेक्ट या डिसऑर्डर मौजूद होगा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है फीटल सेक्स निकालने का। उसके बाद अच्छा, कौन कौन सी इस तरह की डिजीज़ हैं? हीमोफीलिया या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दोनों का आपको अंदाज़ा हो सकता है। फिर क्या है? इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, वो भी आपको पता चल जाएगा सेल कल्चर स्टडी करने से। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स आप पता लगा सकते हैं कि इन सेल्स के अंदर कौन कौन से मौजूद हैं। अगर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो ऑफ कोर्स उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब होगा। ये सिर्फ इस सारे में लिखा हुआ है, जो हम इसको कोई घास डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई और चीज़ नहीं है। बेसिकली वही ये टेक्निक बेसिकली हर टेक्निक में यूज़ हो रही है, जिस तरह एमनियोसेंटेसिस में भी यूज़ हो रही थी और CVS में भी यूज़ हो रही थी। अच्छा, नॉन इन्वेसिव प्री नेटल डायग्नोसिस। अब ऐसा क्या तरीका है कि आप बग़ैर यूट्रस के अंदर कोई सुई वगैरह घुसाए आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम वगैरह है कि नहीं? वो इस तरह होता है कि जो कुछ सेल्स जो होते हैं ना फीटस के, वो मदर के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे अभी आगे, जिस तरह सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स अक्सर सिंसिटिव, जो प्लेसेंटा वाला चैप्टर है ना उसमें एक चीज़ होगी, उसको जब अभी हम इसके बाद वही पढ़ेंगे प्लेसेंटा वाला चैप्टर, तो उसमें आप देखना सिंसिटियल नॉट्स। वो क्या होता है? सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं अपने सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के अटैचमेंट से, और वो मदर की एंडोमेट्रियल वेन्स के थ्रू घुस के मदर के ब्लड में घुस जाते हैं। तो अगर इन सेल्स को हम पकड़ लें और उनका भी एनालिसिस करें तो आपको पता लग जाएगा कि एम्ब्रियो के अंदर कोई मसला है कि नहीं है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको यूट्रस को पियर्स नहीं करना पड़ेगा और आप उसके बगैर ही सेल का जो DNA और RNA उसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ DNA और RNA सेल फ्री DNA RNA होता है, यानी जो किसी सेल के अंदर नहीं है, सेल की डेथ के दौरान या सेल रेप्लिकेशन के दौरान जो बाहर आ जाते हैं, और वो भी आप मदर के ब्लड से आइसोलेट करके फीटस की स्टेटस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फीटल ट्रांसफ्यूजन, अगर फॉर एग्जांपल फीटस में हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है या फिर कोई और ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसके ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या वो एनीमिक है, तो हम इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं थ्रू अ नीडल इंसर्टेड इनटू द फीटल पेरिटोनियल कैविटी। इसके 2 तरीके हैं, एक तो परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग, ये एक और टेक्निक है जो बेसिकली स्किन के अंडर आप पहले अम्बिलिकल कॉर्ड को लोकेट करते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर नीडल इंसर्ट करके वहीं पे अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है आप उसी के थ्रू दे देते हैं, क्योंकि वो बेबी से कनेक्टेड होती है। लेकिन दूसरा तरीका ये कि आप एक और नीडल इंसर्ट करें और वो कहाँ से, वो फीटस की पेरिटोनियल कैविटी में ले जाएं और वहाँ पे आप किसी ब्लड वेसल के अंदर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दें। तो वो तरीका है फीटस को पैदा होने से पहले ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने का, जो कि उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। आइसो इम्यूनाइजेशन, पहले आप आइसो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? सेल्फ इम्यूनाइजेशन। और ये बेसिकली जब मदर की एंटीबॉडीज़ आके बेबी के ऊपर अटैक करती हैं तो उसको हम उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन या एलो इम्यूनाइजेशन, जो अपनी वो बेबी से इम्यून हो जाते हैं और फिर उस पर एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बनने शुरू हो जाती हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास? वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो नीचे ये लिखा हुआ है कि क्योंकि अब RH एंटी RH इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन मदर को दिया जाता है बर्थ के बाद, तो उस वजह से ये जो डिज़ीज़ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अब ये बहुत कम हो गई है। अच्छा, उसके अलावा एक और भी दिया हुआ है कि कभी कभी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है बेबी को, वो भी एक एलो इम्यून कंडीशन से, यानी मदर के की एंटीबॉडीज़ आके प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय कर रही है। तो उसका इलाज आप सिर्फ प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करके इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, वही परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड सैम्पलिंग की मदद से वो उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये सारी फीटल ट्रांसफ्यूजन कुछ डिजीज़ का ट्रीटमेंट है जो इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान ही आप कर देते हैं। फिर फीटोस्कोपी क्या है?
फीटोस्कोपी बेसिकली स्कोपी आपने याद रखना है, किसी भी चीज़ की हो तो आप उसको विजुलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेरिंगोस्कोपी है तो लेरिंग्स को विजुलाइज करें। उसके बाद अगर आपकी कॉलोनोस्कोपी है तो आप कॉलोन यानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसको आप करें विजुलाइज। इसी तरह बहुत ज़्यादा स्कोपीज होती हैं। एंडोस्कोपी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके किसी भी पार्ट को विजुलाइज करने को कहते हैं एंडोस्कोपी। तो फीटोस्कोपी में बेसिकली आप फीटस को विजुलाइज करते हैं एक कैमरा के थ्रू, ठीक है, जो आप कहाँ से इंसर्ट करते हैं, मदर की एब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल से, वो यानी इन्वेसिव प्रोसीजर से आप उसको ट्रांस एब्डोमिनल तरीके से आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, नॉट थ्रू द ट्रांस सर्वाइकल रूट जो हमने पहले पढ़ा था वहाँ से नहीं। आप मदर के एब्डोमेन में इंसिजन दे के और फिर यूट्रस में इंसिजन दे के वहाँ पे आप कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसकी एक तो ये बहुत कम करते हैं। क्यों बहुत कम करते हैं? क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा होता है फीटस को। इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट जब आप इंसर्ट करते हैं तो उससे फीटस को रिस्क ज़्यादा होता है डैमेज का, ठीक है। उसके बाद जो इसकी इंडिकेशन का एक एग्जांपल अगर आपको बताएं कि कब ये किया जाता है, तो एक चीज़ होती है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अगर दो ट्विन्स हैं और उनके दरमियान में कोई ब्लड वेसल है जो एक ट्विन का ब्लड दूसरे ट्विन के अंदर ले जा रहा है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है? अगर तो उनका ब्लड ग्रुप मिसमैच है तो क्या होगा उससे? वो आपका जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन हो जाता है जिसमें ब्लड कोagulate करना शुरू हो जाता है और ड्यू टू ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी ना, तो आपका जो ब्लड अगर इनकम्पैटिबल ब्लड अगर आपके अंदर किसी भी दूसरे इंसान का आ जाता है ना, तो उससे क्या होगा कि आपके अपने ब्लड सेल्स उसके खिलाफ रिएक्शन करेंगे, क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फंसना शुरू हो जाएंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर दो बेबीज़ हैं मदर के वूम के अंदर, ट्विन्स हैं, और उनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है और उनका ब्लड एक दूसरे के अंदर जा रहा है, तो आप फीटोस्कोप डाल के पहले का आप फीटोस्कोप से विजुलाइज करें कौन सी ब्लड वेसल है जो कनेक्टेड है इन दोनों की आपस में, और फिर आप लेज़र के थ्रू उस ब्लड वेसल को बर्न कर दें या फिर उसको ख़त्म कर दें, तो ये काम रुक जाएगा और आपके जो ट्विन्स हैं वो बच जाएंगे। तो इसलिए फीटोस्कोपी एक तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के इलाज में यूज़ हो सकती है विद अलॉन्ग विद लेज़र कोagulation। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो रिलीज़ ऑफ एमनियोटिक बैंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एमनियन है ना आपकी मेम्ब्रेन, फीटस क्या करता है, वो फीटस इस तरह रोटेट करता है कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ना वो उसके गले के गिर्द या फिर उसके बाजू के गिर्द या किसी भी पार्ट के गिर्द ना एक नॉट बन जाती है उसकी। उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू दैट पार्ट इज़ रिड्यूस। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं उसका हाथ बना दूँ तो फिर आपके हाथ को अगर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो आपका हाथ सही तरह से डेवलप नहीं होगा और डेड भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ट्रीट करने के लिए फीटोस्कोप डाल के आपकी कहाँ पे नॉट बनी हुई है उसको फिर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये फीटोस्कोप के दो यूजेस हैं। फीटोस्कोपी क्यों नहीं की जाती ज़्यादातर वो आपने पढ़ लिया, और एक इसकी किस एज के बाद ये की जाती है, 17 to 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद की जाती है। लेकिन आम तौर पे इसके बाद की जाती है, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें एडवांस हो रही हैं और आपके पास अब थिन गॉज यानी छोटे फीटोस्कोप भी आ गए, तो आप उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं। यानी कभी फर्स्ट वीक के दौरान, सेकंड वीक के दौरान भी फीटोस्कोपी करके आप चीज़ें पता लगा सकते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद क्या है, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग। ये मैंने आपको अभी बताया था कि ऊपर जब हम पढ़े थे फीटल ट्रांसफ्यूजन, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये मदर है ना, ये मदर है, तो इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बेबी का वो यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, ये अटैच्ड है और ये जाके प्लेसेंटा के साथ जोड़ा है, ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, आप अम्बिलिकल कॉर्ड की लोकेशन निकालते हैं, आप उसके अंदर एक नीडल इंसर्ट करते हैं। अंदर कौन सी वेसल्स हैं, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है, जिसके अंदर किसका ब्लड होता है, फीटस का ब्लड होता है, मदर का ब्लड नहीं होता अम्बिलिकल वेन और आर्टरी में, ठीक है, फीटस का ब्लड होता है। तो आप परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग में आप ये करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर आप एक नीडल इंसर्ट करते हैं, परक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे ही, क्योंकि मदर की स्किन के नीचे ही बेबी होता है ना, बेबी को के अम्बिलिकल कॉर्ड को डिटेक्ट करके उसकी अम्बिलिकल वेन से आप ब्लड निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग। इसका हमने एक तो यूज़ पहले पढ़ा था जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे थे, बाकी इसके क्या यूज़ लिखे हुए हैं कि अच्छा इसी को हम कॉर्डोसेंटीसिस भी कहते हैं, ठीक है, कॉर्डोसेंटीसिस। इसमें आप एन यूप्लॉइडी, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए यूप्लॉइडी क्या होता है। यूप्लॉइडी होता है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने की स्टेट को कहते हैं यूप्लॉइडी, यानी हम सब यूप्लॉइड है ना, हम सब यूप्लॉइड हैं, हमारे अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, हमारे अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम यूप्लॉइड हैं। अगर
ये ना हो तो हम उसको बोलेंगे एन यूप्लॉइडी। वो किन लोगों में होता है? डाउन सिंड्रोम वालों में, एडवर्ड सिंड्रोम वालों में और उस तरह की चीज़ों वालों में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स जो होंगे उनका आप क्रोमोसोमल एनालिसिस करें वाइट ब्लड सेल्स का, तो आपको आराम से, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे एम्ब्रियो के, उसके अंदर आप आराम से चेक कर सकते हैं कि ये कहीं एन यूप्लॉइडी तो नहीं है इसको। उसके अलावा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, फीटल इन्फेक्शन और फीटल एनीमिया, सब आप जो ब्लड से चीज़ें चेक करना चाहते हैं वो आप उसके ब्लड से चेक कर सकते हैं। ये कब की जाती है? आफ्टर 18th वीक ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि इसके बाद आपकी एम्ब्लाइकल वेजल्स इतनी बड़ी होती हैं और कि आप उनको लोकेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन में भी मदद मिल सकती है। यहाँ पे मैंने आइसो इम्यूनाइजेशन का निकाला था कि क्या मतलब होता है। आइसो इम्यूनाइजेशन होता है जब एक माँ की ब्लड प्रोटीन्स उसके बेबी की ब्लड प्रोटीन से इनकम्पैटिबल हो और वो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे और डिस्ट्रॉय कर दे बेबी की सेल को। अच्छा, ऑटो इम्यूनाइजेशन क्या होती है? ऑटो इम्यूनाइजेशन होती है अगर माँ की एंटीबॉडीज़ माँ की बॉडी के साथ ही रिएक्ट कर जाएँ, ठीक है। जिस तरह आपकी उसमें होती है आपकी क्या नाम है, आर्थराइटिस होती है, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस जो है ना, जो उसका एक नाम था वो मुझे भूल गया है, कौन सी आर्थराइटिस थी, गाउट, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें आपकी क्या एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं आपकी जॉइंट्स को, ठीक है। ऑटो इम्यूनाइजेशन होता है जब बंदे की एंटीबॉडीज़ बंदे को ही अटैक करें। अगर बंदे की एंटीबॉडीज़ उसके बच्चे को अटैक कर रही हैं जो वूम के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। तो ये फ़र्क आपको ऑटो इम्यूनाइजेशन और आइसो इम्यूनाइजेशन का पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सबको पता है, एमआरआई कहते हैं। एमआरआई क्या होता है? एमआरआई में आप बेसिकली फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को इम्प्लाई करके और रेजोनेंस के प्रिंसिपल को इम्प्लॉय करके आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा इस तरह की इमेजेस निकालते हैं। ये अब क्या है? बेसिकली सैजिटल सेक्शन है, ठीक है, साइड से हम देख रहे हैं और ये आपको बेबी नज़र आ रहा है बड़ा भयानक सा, जिसके ये आँखें उसकी और ये उसका ब्रेन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका लिवर भी नज़र आएगा, ये उसका लिवर है, ठीक है। यानी ये सब, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, क्यों हम करते हैं ये? एक इसके जो फ़ायदे हैं कि एक तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करता, और आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किए बगैर ये अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट और रेजोल्यूशन देता है, यानी ज़्यादा क्लियर इमेजेस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे क्यों किया है एमआरआई? यहाँ पे हमने इसलिए किया है क्योंकि आप यहाँ पे जो, अगर कोई बच्चा जिसने पढ़ा हो या फिर अभी मेरी बात सुन रहा हो कुछ देर पहले, तो उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि यहाँ पे ये यहाँ इस जगह पे मदर का वजाइना वगैरह है, ठीक है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल वगैरह सब इस तरफ है, ठीक है। बेबी का हेड आम तौर पे इस तरफ होना चाहिए अगर स्मूथ डिलीवरी होनी, क्योंकि नॉर्मली इसी तरह होता है कि बेबी का हेड जो है वो पहले जो है बाहर निकलता है और बाद में उसका बाकी बॉडी निकलती है। लेकिन ये जिस पोजीशन में पड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं ब्रीच पोजीशन, जिसमें बेबी का जो क्या कह सकते हैं उसको, कॉर्डल साइड है, कॉर्डल रीजन है, वो टुवर्ड्स दी ओपनिंग ऑफ द यूट्रस है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रीच पोजीशन। तो अब इसकी अलग एहतियात होती हैं, इसलिए साइंटिस्ट पहले, यानी डॉक्टर्स जो हैं वो पहले एमआरआई करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सी बर्थ है। अब फिर वो आगे अंदाज़ा कर लेंगे कि इसको एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू करना चाहिए या फिर सी सेक्शन के थ्रू करना चाहिए, जो भी ज़्यादा आपके लिए फीजिबल होगा, ठीक है। तो फीटस किस पोजीशन में? ब्रीच प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे आप वो कह रहे हैं आप ब्रेन, आइज़ और लिवर चेक कर लें। ब्रीच पोजीशन प्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं, जिस तरह ये है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है जब हेड नीचे होता है, ठीक है। अब आ जाती है फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग में बेसिकली ये लिखना चाहते थे फीटल हार्ट मॉनिटरिंग। आप एक ट्रांसड्यूसर, एक नॉन इन्वेसिव ट्रांसड्यूसर मदर के एब्डोमेन पर प्लेस करके फीटस के हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं। जिस तरह नहीं घड़ियाँ आती हैं जो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करती हैं, जो हेल्थ वॉच, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, उस दिन आप फीटस के हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर फीटस को कहीं पे भी डिस्ट्रेस होगा ना, कोई मसला हो रहा है उसको, कोई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मसला है या फिर उसको एनीमिक है वो फीटस है या किसी भी वजह से उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सही नहीं हो रही, तो आपका हार्ट एक एबनॉर्मल रेट या रिदम शो करेगा, जो वो आपका ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट कर लेगा और आपको पता लग जाएगा कि फीटस जो है ख़तरे में। जेपर्डी मतलब ख़तरा। तो ये बेसिकली टेक्निक्स थी सारी। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछें तो डायग्नोस्टिक एमनियोसेंटेसिस है और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एमसीक्यूज़ में आती है, ये एससीक्यूज़ में आता है एमनियोसेंटेसिस। बाकी गपशप ही हैं ज़्यादातर। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड अल्लाह हाफिज़।